हेलो बच्चों। तो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th का सारा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, जिसमें हम लोग आपके लिए कवर करेंगे एनसीईआरटी का साइंस। एनसीईआरटी का साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, पूरा का पूरा सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपके लिए अलग अलग टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट लेके आएंगे और कवर की जाएगी इसमें नीट की सारी पूरी एग्जाम, नीट की सारी PYQ और नीट का क्वेश्चन के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा और एनसीईआरटी का 12th का भी कवर किया जाएगा और जी एडवांस का कवर किया जाएगा। ये सारी की सारी क्वेश्चनें जो है वो आपको क्वेश्चन के साथ साथ पूरा का कंसेप्ट भी आपको पढ़ाई जाएगी। अलग अलग टीचर्स आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कोर्स डिजाइन हमारा कैसा रहेगा। तो कोर्स डिजाइन हमारा रहेगा क्लास 11th का, और अभी क्लास 11 से हम लोग शुरू करेंगे। खास तौर पे 11th के सारे सब्जेक्ट को पहले डालेंगे, फिर 12th की सब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास 11th के साइंस से। और साइंस में आपको भी पता है कि जो भी क्लास 10th अभी क्रॉस किए हैं वो क्लास 11th में गए हैं, तो उनको पता है सारे बच्चों को कि आपको साइंस के 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आपने बायोलॉजी ली है तो, अगर आपने मैथ लेके रखी है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ पढ़ना होगा। और अगर आपको 12th की एग्ज़ाम देनी हो तो इन तीनों सब्जेक्ट के अलावा आपको इंग्लिश और हिंदी की भी एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ती है, लिखना पड़ता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग आपके लिए साइंस और मैथ, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ लेके आए हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हमारा साइंस। और साइंस का सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? केमिस्ट्री। तो उससे पहले हम लोग साइंस का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, और बैकग्राउंड देखते देखते हम लोग साइंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करके और केमिस्ट्री का क्लास 11th के पार्ट 1 का पहला चैप्टर एनसीईआरटी के सिलेबस के थ्रू जैसे जैसे एनसीईआरटी में चीज़ों को कवर किया गया वैसे ही कवर करते हुए आप के लिए चलेंगे पहला चैप्टर, यानी कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो पहला चैप्टर है, ये बहुत सारी ऐसी कंसेप्ट लेके बैठी हुई है जो आपको क्लास 9 10th में भी पढ़ना था। बेसिक चीज़ें हैं ये, लेकिन इसकी आवश्यकता आपको 11th के साथ साथ 12th में भी पड़ेंगी। साथ ही साथ आपको न्यूमेरिकल जितने भी बनाने होंगे, न्यूमेरिकल में आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट या वर्ड्स, बेसिक वर्ड्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है मेरे दोस्तों। तो आओ बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा साइंस के बारे में समझेंगे। तो हमारा सबसे पहला साइंस के बारे में क्लास 11th का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग देखते हैं क्लास 11th में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 11th का एनसीईआरटी का पूरा एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार ही हम लोग चलेंगे। तो एनसीईआरटी में सबसे पहला चैप्टर ही क्या है? सबसे पहला चैप्टर है बच्चे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो हम लोग एक्चुअली में, आप भी देख रहे हो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री स्ट्रीम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप देख रहे हो कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, तो एक नया क्वेश्चन आया कि ये केमिस्ट्री आखिर है क्या। तो केमिस्ट्री जानने से पहले आपको ये सबसे पहले जानना होगा कि आखिर साइंस क्या है, क्योंकि केमिस्ट्री साइंस का ही एक स्ट्रीम है, साइंस का ही एक पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि साइंस आखिर है क्या, साइंस की उत्पत्ति कहाँ हुई। और क्योंकि आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले पता है बच्चे क्या करना है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपने उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाई तो आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मजबूर करेगा। जैसे आप कोई मूवी देखते हो तो आपको पूरे का पूरा 3 घंटा मूवी देख लेते हो, लेकिन आपको टाइम का अनुमान भी नहीं लगता। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट का इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करते हैं आपको। तो आइए थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि साइंस आखिर है क्या, और ये साइंस आया कहाँ से, साइंस आखिर है क्या। तो साइंस के बारे में जब आप देखने की कोशिश करोगे तो साइंस का क्लास 6 के एनसीईआरटी में पता है क्या लिखा हुआ बच्चे?
एनसीईआरटी में, क्लास 6 के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि साइंस का डेफिनेशन क्या होता है, द स्पेसिफिक एंड अरेंज्ड नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। द स्पेसिफिक एंड अरेंज्ड नॉलेज, बिल्कुल साइंस क्या है बच्चे बताओ, स्पेसिफिक और अरेंज्ड नॉलेज जो होता है उसी को साइंस कहते हैं। फिर हमारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि स्पेसिफिक और अरेंज्ड नॉलेज को तो साइंस कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक समस्या है, समस्या क्या है, ये सोशल साइंस क्या है, साइंस लिखा हुआ ना उसमें, पॉलिटिकल साइंस क्या है, होम साइंस क्या है, तो यहाँ पे साइंस दो भागों में टूटेगा। देखो किन किन दो भागों में, एक को बोलते हैं रियल साइंस और दूसरे को बोलते हैं स्यूडो साइंस। एक को बोलते हैं बच्चे क्या, रियल साइंस, और दूसरे को बोलते हैं स्यूडो साइंस। इसको अभी देखेंगे ध्यान से, आखिर ये है क्या चीज़ है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपको समझाने के लिए, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान देते हैं कि आखिर ये रियल साइंस क्या है और ये स्यूडो साइंस क्या है। तो स्यूडो साइंस के बारे में देखेंगे कि स्यूडो साइंस टोटल का जो है ये पैराडिग्म पे डिपेंड करेगा। किस चीज़ पे, पैराडिग्म पे। और पैराडिग्म क्या होता है, ये एक अवधारणा है। अवधारणा कहने का मतलब, देखो मैं एक बात बताता हूं, रियल साइंस जो होता है ये लॉज पे डिपेंड करता है। अब देखो हम एक बात बता रहे हैं, लॉज, हमारा जो यूनिवर्स है इसको चलाने के लिए नेचर ने बहुत सारी लॉज बनाई हुई है। हवाएं चलती है तो क्यों चलती है, उसके पीछे बहुत सारी लॉज हैं। प्रेशर का दाब, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती है ना, तो ये नेचर ने बहुत सारी चीजें इसके पीछे डिपुट किए हुए। जैसे आपको भी पता है कि इस पेन को गिराएंगे तो नीचे की तरफ गिरेगा, नेचर का ग्रेविटेशन का लॉ है, न्यूटन ने बताया है, ये लॉ है। तो लॉ कभी बदलता नहीं है, लेकिन जैसे ही पैराडिग्म की बात करेंगे तो लॉ क्या है, नेचर ने हमारे यूनिवर्स को चलाने के लिए जो लॉज बनाई हैं वो लॉज है, और उसको साइंस के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन जो हम लोगों ने यानी मनुष्यों ने अपने जीवन यापन या जीवन को सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए जो हमने लॉज बनाई है उसी को अवधारणा या पैराडिग्म कहते हैं। क्योंकि ये फिक्स नहीं है, हमारे द्वारा बनाया गया लॉ हम ही लोग तोड़ते हैं। आपको भी पता है कि हमने ही लॉ बनाते हैं और हम ही तोड़ते हैं, खुद ही पे अप्लाई नहीं करते। ये मनुष्यों की सबसे बड़ी खेल समझ लो आप, कि जो प्रवचन देते हैं वही उसको फॉलो नहीं करते। आपको भी पता है जो लॉज बनाते हैं वही उसको फॉलो नहीं करते ना, तो ये पैराडिग्म है। लेकिन लॉज कभी नहीं बदलेगा, यानी कि जगह, जगह यानी कि प्लेस, टाइम के और आदमी के अनुसार लॉज नहीं बदलती, लेकिन पैराडिग्म बिल्कुल बदलता है। तो पैराडिग्म में कौन सा सब्जेक्ट आ जाएंगे बच्चे, आपको पता है कि सोशल साइंस की सारी सब्जेक्ट पैराडिग्म में आ जाएंगी। जैसे होम साइंस का नाम सुने हो आप, पॉलिटिकल साइंस का नाम सुने हो आप, पॉलिटिकल साइंस। तो ये सब सब्जेक्ट जो है, सारी सब्जेक्ट्स जो हैं बच्चे, ये इसमें बहुत सारी अभी सब्जेक्ट आएंगी, साइकोलॉजी आएगा, ये सारा का सारा पैराडिग्म यानी कि स्यूडो साइंस में आएगा। हम लोग बात कर रहे हैं स्यूडो साइंस से, हमें तो खास अभी लेना देना है नहीं, हम लोग किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, रियल साइंस के। और रियल साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, रियल साइंस में पढ़ते हैं हम लोग लॉज के बारे में। अब देखो रियल साइंस फिर से दो भागों में टूटेगा। किन किन भागों में, एक को बोलते हैं फिजिकल साइंस, एक को बोलते हैं फिजिकल साइंस और दूसरे को बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। बोलो बच्चे, एक को बोलते हैं फिजिकल साइंस और दूसरे को बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस जो है, फिजिकल साइंस फिर से दो भागों में टूटेगा। लेकिन हम लोग देख लें कि फिजिकल साइंस में आप ध्यान से अगर देखने की कोशिश करोगे तो आपको ये पता चलेगा बच्चे कि फिजिकल साइंस में सिर्फ नॉन लिविंग के बारे में पढ़ते हैं।
किसके बारे में पढ़ते हैं? नॉन लिविंग के बारे में। वही जब बायोलॉजिकल साइंस की बात करने चले हम, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लिविंग के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में पहले से ही आपको आइडिया होगा कि लिविंग क्या होता है और नॉन लिविंग क्या होता है। तो आप देखोगे क्या कि फिजिकल साइंस में नॉन लिविंग के बारे में पढ़ेंगे और बायोलॉजिकल साइंस में लिविंग के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल बच्चे। चलो तो अब थोड़ा सा चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो फिजिकल साइंस फिर से दो भागों में टूटेगा। फिजिकल साइंस किन किन भागों में टूटेगा? एक को बोलते हैं फिजिक्स। फिजिकल साइंस में एक स्ट्रीम है फिजिक्स और दूसरा स्ट्रीम है केमिस्ट्री। जी बिल्कुल मेरे लाल, जी बिल्कुल मेरे लाल, मैं क्या बोल रहा हूं कि फिजिकल साइंस दो भागों में टूटेगा। एक को बोलेंगे फिजिक्स, दूसरे को बोलेंगे केमिस्ट्री। वहीं जब बायोलॉजिकल साइंस की बात करने हम चले तो बायोलॉजिकल साइंस भी दो भागों में टूट जाएगा। और बायोलॉजिकल साइंस को दो भागों में तोड़ेंगे तो एक को बोलते हैं जूलॉजी, जूलॉजी, और दूसरे को बोलते हैं बोटनी। बिल्कुल, एक को क्या बोलते हैं? जूलॉजी, और दूसरे को बोलते हैं बोटनी। तो अभी साइंस में हम लोगों ने एक फिजिकल साइंस देखा, एक बायोलॉजिकल साइंस देखा। फिजिकल साइंस को दो भागों में टूटा। फिजिकल साइंस में नॉन लिविंग पढ़ रहे थे, बायोलॉजिकल साइंस में लिविंग पढ़ रहे थे। ओके, तो फिजिकल साइंस फिर से दो भागों में टूटा, एक फिजिक्स में और एक केमिस्ट्री में। वहीं बायोलॉजिकल साइंस भी दो भागों में टूटा, एक बायोलॉजी, एक जूलॉजी में और एक बोटनी में। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट तो हम लोग ने देख ली, इसमें पढ़ना क्या है। तो इस पे आने से पहले हम छोटा सा आपको एक इन्फॉर्मेशन देंगे कि हमारा जो यूनिवर्स है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो हमारा यूनिवर्स मात्र दो चीज़ों से मिलकर बना है, और ये दो चीज़ फिर से तीन भागों में टूटते हैं। ये दो चीज़ क्या है? तो देखा जाए, एक मैटर और एक एनर्जी। हमारा यूनिवर्स सिर्फ मैटर और एनर्जी से मिलकर बना है, इसके अलावा हमारे यूनिवर्स में कुछ है ही नहीं। क्या बोल रहा हूँ मैं? यही सत्य है, यही सत्य है मेरे बच्चे। आप लोग 10th पास करके आए हो तो आपको मैं अपडेट कर दूं कि हमारे यूनिवर्स में मैटर और एनर्जी के अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, तो आप सर्च करके देख सकते हो। और जब मैटर की बात करें तो मैटर दो भागों में टूटता है। तो हमारा यूनिवर्स में एक मैटर होता है, एक डार्क मैटर होता है, और तीसरा डार्क एनर्जी होता है। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग, एनीथिंग यानी कि कुछ भी, दैट ऑक्युपाई सम स्पेस एंड हैविंग सम मास। एनीथिंग दैट ऑक्युपाई सम स्पेस एंड हैविंग सम मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो मैटर समझ गए, लिखेंगे, इसका डेफिनेशन भी लिख के आपको देंगे। साथ ही साथ जब एनर्जी की बात करने लगे हम, तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी कुछ भी ऐसा होता है जो काम करने की क्षमता प्रदान करे। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हाँ, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। वही होता है क्या? एनर्जी। तो हमारे यूनिवर्स किन चीज़ों से मिलकर बना है? एक मैटर, दूसरा एनर्जी। अब ये मैटर दो भागों में टूटेगा। हमारे यूनिवर्स को अगर परसेंटेज में देखा जाए कि कौन से कितने चीज़ों से बने हैं, तो मैटर मात्र 5% है। पूरे यूनिवर्स में मैटर कितना है? मात्र 5% है बच्चे। अब ये 5% कौन कौन सा मैटर है? तो मैं आपको अपडेट दे दूं कि इन 5% में आप जितना भी चीज़ें हमारे यूनिवर्स में या तो देख सकते हो या टच कर सकते हो। जैसे कि हमारा वाला गोला कौन सा है? अर्थ। और जितना भी आपको स्टार्स या तारे कुछ भी दिखते हैं वो मात्र 5% ही हैं मैटर के। बचे हुए 27% जो मैटर होते हैं उनको डार्क मैटर कहते हैं। उनको आप बिल्कुल नहीं देख सकते। जी हाँ दोस्तों, उसको बिल्कुल नहीं देख सकते आप डार्क मैटर को। आखिर वो फिर कैसे पता चला कि डार्क मैटर है? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी की तरफ स्विच करना पड़ेगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कहाँ से? कि डार्क मैटर ही है जो हमारी गैलेक्सीज को घूमने में मदद करते हैं। हाँ, गैलेक्सीज जो होते हैं वो गोल गोल, गैलेक्सीज में जितने भी गैलेक्सी गोल गोल क्यों घूमते हैं पता है ना आपको? और गैलेक्सी में चारों तरफ स्टार्स घूमते हैं। तो गैलेक्सी के अंदर जो स्टार्स घूमते हैं वो एक ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से घूमते हैं। और ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कौन करता है? वो एक हिडन मैटर है जिसको डार्क मैटर कह रहे हैं। यानी कि दिखता तो नहीं है, विजिबल तो नहीं है, लेकिन क्रिएट किसको कर देता है? ग्रेविटेशनल फोर्स को, जिसके वजह से हमारे स्टार्स रोटेट करते हैं चारों तरफ। किसके चारों तरफ? एक गैलेक्सी के चारों तरफ। ठीक है, चलो तो देखेंगे। और एनर्जी है लगभग अप्रॉक्सीमेटली 68% एनर्जी है। तो ये हमारा डाटा हुआ यूनिवर्स में। तो मैंने क्या बोली कि हमारे यूनिवर्स मैटर और सिर्फ एनर्जी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है,
तो मैटर एनर्जी आप समझ गए, आगे लिखेंगे भी। तो देखो फिजिकल साइंस में एक फिजिक्स पढ़ना है और एक केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजिकल साइंस में एक जूलॉजी एक बॉटनी। अब देखो फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, फिजिक्स में आपको रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। क्या पढ़ना है बच्चे, रिलेशन बिटवीन मैटर और एनर्जी पढ़ना है फिजिक्स में। और केमिस्ट्री की जब बात किया जाए तो केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ मैटर पढ़ना है और मैटर के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और वैसे ही फिजिक्स में आप बोल सकते हो कि फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी पढ़ना है और एनर्जी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। मैं कैसे बोल रहा हूं, आप क्लास 10th में पढ़े हो ना, तो क्लास 10th में कौन से चैप्टर पढ़े थे, लाइट पढ़े थे ना, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे ना, इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड पढ़े थे किसी क्लास में, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो फिजिक्स में आप देखोगे कि सिर्फ फॉर्म ऑफ एनर्जी आप पढ़ रहे हो, और मैटर पूरा का पूरा मैटर किस में पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो केमिस्ट्री में पढ़ोगे। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है एक जूलॉजी, तो जूलॉजी में एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो किस में पढ़ेंगे, जूलॉजी में। और बोटनी में प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे मेरे लाल। किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, ठीक है। ये तो हमारा जो रिलेशन हम आपको बता रहे हैं कि किस कौन सा सब्जेक्ट में साइंस का डेफिनेशन समझाने हम आपको निकले थे, और ये ने हमने समझाई कि फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना, रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, केमिस्ट्री में मैटर, जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में, और बोटनी में प्लांट्स के बारे में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है, देखो क्वेश्चन हम ये बोल रहे हैं कि आप लोग बताओ तो बच्चे, कि आप लोग बताओ तो कि फिजिक्स के पापा कौन है। पापा, पापा किसको कहते हैं, जनक को। फादर, हु इज फादर, जो किसी चीज को पैदा करे, ठीक है। तो फिजिक्स के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने ही बताया था, इसलिए फिजिक्स के पापा कौन है, न्यूटन सर ही हैं, ठीक है। लेकिन एक समस्या है, ये तो फादर ऑफ फिजिक्स है। एक और क्वेश्चन बनता है, मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है, हु इज फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स के पापा के बारे में बात करोगे, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स के पापा कौन होंगे बताओ, आइंस्टाइन। मॉडर्न फिजिक्स के पापा कौन होंगे, आइंस्टाइन। बिल्कुल सही याद कर रहे हो आप। अब देखो केमिस्ट्री के भी कोई ना कोई पापा होंगे। केमिस्ट्री के पापा हैं लेबोजियर, हैं लेबोजियर। और जूलॉजी के फादर यानी कि पापा हैं, जूलॉजी के फादर हैं एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। साथ ही साथ जब बोटनी की बात करेंगे बच्चे, तो बोटनी के फादर हैं थियोफ्रास्टस। बताओ नाम, याद करो, थियोफ्रास्टस। चलो तो हम लोग एक बार फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। साइंस में हमने क्या देखी थी, रील्स मोड में रिवीजन करते हैं, यानी कि फास्ट 30 सेकंड में रिवीजन, ठीक है। तो चलो, तो हम लोग क्या देख रहे थे, साइंस का डिफिनीशन देख रहे थे। तो स्पेसिफिक और एडवांस नॉलेज को साइंस कहते हैं। और साइंस फिर दो भागों में टूटता है, एक रियल साइंस, एक स्यूडो साइंस। और स्यूडो साइंस किसको कहते हैं, जिसमें पैराडिग्म पढ़ना है, हमारे द्वारा बनाए गए उदाहरणाओं को किस में पढ़ना है, सोशल साइंस जैसे हो गया। सोशल साइंस के साथ होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट किस में पढ़नी है बताओ बच्चे, ये सारे सब्जेक्ट आपको स्यूडो साइंस में पढ़नी है। और फिर आते हैं हम रियल साइंस में। रियल साइंस में लॉज पढ़नी होती है, जो नेचर ने लॉज बनाई है उसको पढ़नी होती है। और रियल साइंस फिर से दो भागों में टूटेगा, एक फिजिकल साइंस, एक बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में नॉन लिविंग के बारे में पढ़ना है और बायोलॉजिकल साइंस में लिविंग के बारे में पढ़ना है। फिजिकल साइंस फिर से दो भागों में टूटेगा, एक फिजिक्स दूसरा केमिस्ट्री। और बायोलॉजिकल साइंस भी फिर से दो भागों में टूटेगा, एक जूलॉजी दूसरा बोटनी। बिल्कुल। तो फिर हम देख रहे हैं कि फिजिक्स में हमको क्या पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन मैटर एनर्जी, केमिस्ट्री में मैटर, जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में, और बोटनी में प्लांट्स के बारे में। आगे हमने देखा था कि पापा कौन है, किसके, इन सब्जेक्ट्स के, इनके जनक कौन है। तो जनक के बारे में आप पता करने निकलोगे तो फिजिक्स के पापा हैं न्यूटन, और मॉडर्न फिजिक्स के पापा आइंस्टाइन है। और केमिस्ट्री के पापा के बारे में आप पूछने जाओगे तो लेबोजियर हैं, जूलॉजी के एरिस्टोटल, और बोटनी के थियोफ्रास्टस। तो ये हुआ हमारा पूरे के पूरे साइंस का डेफिनेशन। और हमारे साइंस के डेफिनेशन में हमने एक सब्जेक्ट निकाली है जिसको बोलते हैं, कौन सा सब्जेक्ट, केमिस्ट्री। तो यहाँ देखिए बच्चे, हमने ये केमिस्ट्री का डेफिनेशन है कि केमिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या है। केमिस्ट्री एक साइंस का स्ट्रीम है जिसमें लॉज के बारे में पढ़ना है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैटर पढ़ना है। और इसके जनक यानी कि फादर कौन है, लेबोजियर। बिल्कुल सही पकड़े हो आप।
तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री। तो आप लोग देखोगे कि केमिस्ट्री जो एक सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट बच्चा? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का डिटेलाइज करेंगे उससे पहले हम बता दें कि केमिस्ट्री के भी 3 पार्ट होते हैं। अब ये 3 पार्ट फिर से केमिस्ट्री के मैंने कर दी, बार बार पार्ट करके आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा ही है, 11th में पढ़ना है ऐसे ही, तो ऐसे ही डालना है। कौन कौन सा पार्ट है बच्चे? एक को बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरे को बोलते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरे को बोलते हैं इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन 3 पार्टों में आपको पूरा केमिस्ट्री खत्म होगा। 3 पार्ट को अच्छे से आपको पढ़ना है और तीनों पार्ट से आपके 11th 12th में भी क्वेश्चन पूछेगा, नीट में भी पूछेगा, और जो जेई मेंस का तैयारी करेंगे उनके लिए जेई मेंस और एडवांस में भी क्वेश्चन इन्हीं तीनों पार्ट से आना है पूरा केमिस्ट्री में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार। और एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार हमारा सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और ये रहा हमारा सबसे पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको विंग्स क्लासेज के द्वारा आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आया गया है। तो सभी बच्चों से ये सविनय निवेदन है और मैं आपसे बोलूँगा कि आप लोग विंग्स क्लासेज के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ अपने जितने भी दोस्त हैं उनमें शेयर करो। ओके, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो एनसीईआरटी पार्ट 1 11th का पहला चैप्टर है। और मैं यानी कि मधुकर मुरारी आपके लिए लेके आया हूँ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पहला चैप्टर। तो हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को शुरू करेंगे तो इस चैप्टर में सबसे पहले इस चैप्टर का बैकग्राउंड हम लोग समझें तो केमिस्ट्री में आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है। तो मैंने पहले ही बोला कि केमिस्ट्री में एक ही वर्ड पढ़ना है, पूरे के पूरे केमिस्ट्री में मैटर, मैटर के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। हर एक चीज़ को जब मैं कनेक्ट करके मैटर में इंक्लूड करूँगा तो आप चीज़ों को समझोगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो थोड़ा सा एंशिएंट इंडिया में अगर चलेंगे तो केमिस्ट्री का पूरा जन्म या उत्पत्ति आप देखने की कोशिश करोगे अपने बुक में। जैसे देखो मैं बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री कहाँ से शुरू होता है। केमिस्ट्री एटम से शुरू होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रियन से शुरू होता है ना। तो आप थोड़ा सा डिटेल में जब जाना शुरू करोगे तो अभी 125 साल पुराना ही है केमिस्ट्री। क्या ये सच है? मैं क्यों बोल रहा हूँ ये? क्योंकि आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज तो 1912, 13, 14 इधर आके न्यूक्लियस का खोज हो रहा है रदरफोर्ड ने, और या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज कब हो रहा है? आप देख रहे हो 1912 में, 13 में, 14 में, इन सर या कितना 125 साल भी नहीं हुआ लगभग केमिस्ट्री के जन्म के। क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। ये बिल्कुल सच नहीं है। सच कुछ और है जो आपसे छुपाई गई है। तो एज ए भारतीय, क्योंकि आप भारतीय हो तो आपको जानना चाहिए कि हमारा जो संस्कृति है और भारत का जो परंपराएं हैं, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। क्या बोली मैंने? हमारे ऋषि मुनि बिल्कुल सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आज से 100 साल पहले किसी ने, डाल्टन नाम के एक व्यक्ति ने यह बताया कि हमारा यूनिवर्स छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसको एटम कहते हैं। और इस सेम बात को आज से लगभग 2000 साल पहले हमारे एक ऋषि मुनि ने ऋषि कन्नाद ने वैशेषिक दर्शन में ऑलरेडी बोल चुके थे कि हमारा यूनिवर्स एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। सेम ही बात को कॉपी करके उन्होंने बोला, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्हें पेटेंट दी गई है तो इट्स ओके। लेकिन फिर भी आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा गया कि एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया तो आपको ऋषि कन्नाद के बारे में ही बोलना है। लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव बना रहे होगे, अगर ऋषि कन्नाद नहीं हुआ तो आप डाल्टन लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा स्ट्रीम जो है यानी कि
हमारे इंडिया में बहुत सारे साल पुराना है। आप देखोगे कि हमारे इंडिया में बहुत साल 2000 साल या 4000 साल बैक में जाओगे तो औषधियाँ बनाई जाती थी। हमारी केमिस्ट्री बहुत तरक्की पे थी, ठीक है। चलो फिर भी हमें जो पढ़ना है उसको शुरू करते हैं। और हमें अभी क्या पढ़ना है, मैटर पढ़ना है पूरे के पूरे केमिस्ट्री में। तो थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं आखिर ये मैटर है क्या, और मैटर को ही आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही नहीं, कोई भी चैप्टर पढ़ोगे उसमें सिर्फ और सिर्फ मैटर ही पढ़ना है। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख के आपको दिया हुआ है कि मैटर क्या है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस। कुछ भी जिसमें मास हो और स्पेस ऑक्युपाई करे उसी को मैटर कहते हैं। तो बताओ तो बच्चे मैटर किसको कहते हैं। डिफिनीशन है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस। ओके, यही मैटर है। कोई भी वस्तु जो जगह घेरे और जिसमें द्रव्यमान हो उसको मैटर कहते हैं। बिल्कुल सही है। तो एग्जाम्पल में देखते हैं क्या क्या आएगा। एग्जाम्पल में आपको भी पहले से पता होगा कि मैन क्या है, मैटर बिल्कुल है। पेन है, बिल्कुल है। बेंच बिल्कुल है। एयर है कि नहीं, बिल्कुल है। आप महसूस तो कर सकते हो ना। वजन होता है हवा में, जगह भी घेरता है हवा। तो मैंने कब बोला कि भी सीन होना चाहिए, नहीं बोला ना। तो हवा भले आप देख नहीं सकते हो लेकिन उसमें वजन भी है और जगह भी घेरता है। तो दो ही चीज से मतलब है। डेफिनेशन में तो मैंने दो ही बात लिखवाई है, क्यों कंफ्यूज होते हो आप। डेफिनेशन में तो दो ही बात लिखवाई है, क्या कि जिसमें मास हो और स्पेस ऑक्युपाई करे, बात ही खत्म हो जाता है। हाँ, तो आपको दिखेगा नहीं दिखेगा उसे कोई लेना देनी है। डेफिनेशन में जब है नहीं तो होगा। एयर भी क्या होगा बताओ, बताओ सारे बच्चे मिलके एक साथ, होगा ना। तो चेयर बिल्कुल होगा, और जो भी वस्तुएं आप देख रहे हो सारा का सारा मैटर होगा। आपके बुक में भी मिल जाएगा ये डिफिनीशन, हर जगह मिलेगा। फिर से अब एक क्वेश्चन एराइज हुआ कि सारा का सारा मैटर तो है सर, लेकिन क्या क्या नॉन मैटर फिर क्या होता है। तो नॉन मैटर के बारे में हम लोग देखते हैं कि कोई ऐसा भी है क्या कुछ जो नॉन मैटर हो, कुछ ऐसा भी है क्या जो नॉन मैटर हो, वो भी देख ही लेते हैं अभी। तो नॉन मैटर के बारे में देखते हैं ना, आखिर ये नॉन मैटर होता क्या है। तो नॉन मैटर उसको कहेंगे या तो जो जगह ना घेरे, नहीं तो जिसमें द्रव्यमान ना हो, या फिर दोनों ना हो। जो जगह ना घेरे, जिसमें द्रव्यमान ना हो, या फिर दोनों ना हो, उसी को तो मैटर कहेंगे ना। तो आइए देखते हैं किसको कहेंगे। तो सबसे पहले मैटर के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया। तो कोई भी वस्तु जो जगह ना घेरे, जिसमें द्रव्यमान ना हो। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी होता है तो फिजिकल क्वांटिटी तो घेरता है जगह, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी छोड़िए, कुछ ऐसा चीज जो कंपेयर पे डिपेंड करे, कंपेरिजन। कैसा कंपेरिजन, जैसे कंपेरिजन करते हैं, आपको क्या लगता है कि चाय मीठा होता है या नहीं। चलो बोलो, मीठा होता चाय। मैं बोलता हूं नहीं होता है। चलो डिबेट लड़ाओगे हमसे, मैं बताता हूं कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि चाय बिल्कुल मीठा होता ही नहीं है। क्योंकि चाय आपका टेस्ट बड, आपके जीभ में कुछ टेस्ट बड्स हैं, वो सिर्फ कंपैरिजन करते हैं। कैसे कंपैरिजन करते हैं, अगर मैं चाय पिलाने से पहले आपको 2-3 रसगुल्ला खिला दूं तो क्या आपको चाय मीठा लगेगा, नहीं लगेगा ना बच्चे। बिल्कुल सही समझ रहे हो। यानी कि जो मीठापन है, यानी कि जो स्वीटनेस है, एक कंपैरिजन हुआ कि नहीं। और जो कंपैरिजन होता है वो ना तो जगह घेरता है और ना उसमें द्रव्यमान होता है। तो स्वीटनेस, स्वीटनेस क्या होगा बताओ। स्वीटनेस एक तरह का नॉन मैटर है। ब्यूटी, सुंदरता भी एक नॉन मैटर है। स्मार्टनेस एक नॉन मैटर है। किसी भी तरह का फीलिंग्स, फीलिंग्स नॉन मैटर है। जैसे फीलिंग्स मतलब लव, हेट, ये सारा का सारा एक तरह से कह सकते हैं कि इंग्लिश जो पढ़े उनको पता होगा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन जितना भी होता है ना, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन जितना भी वर्ड आएगा सारा का सारा नॉन मैटर होगा, यानी कि मैटर नहीं होगा। तो ये तो हुआ हमारे मैटर का डेफिनेशन। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो मैटर है इनको दो तरीके से बांट सकते हैं। कैसे, दो तरीके से टाइप्स देख सकते हैं, एक फिजिकली एक केमिकली। कैसे, आइए देखते।
कैसे, आइए देखते हैं। तो मैटर को दो तरीके से बाइफॉर्केशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं किसको, मैटर को, और इसको टाइप्स देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग इसको बांटेंगे। तो मैटर को दो तरीके से कैसे कैसे बांट सकते हैं बच्चे। एक देख सकते हैं फिजिकली टाइप्स ऑफ मैटर, और एक देख सकते हैं केमिकली टाइप्स ऑफ मैटर। ओके, तो फिजिकली टाइप्स ऑफ मैटर कैसे देखेंगे, ये भी टाइप्स ऑफ मैटर यानी भौतिक आधार पर मैटर का प्रकार, और ये रासायनिक आधार पे मैटर का प्रकार, यानी कि ये भी टाइप्स ऑफ मैटर की ही बात कर रहे हैं हम बच्चा। क्या, टाइप्स ऑफ मैटर। चलो, तो अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैटर में जब फिजिकली बात कर रहे हैं, फिजिकली तो कैसे होगा, और केमिकली तो कैसे होगा। थोड़ा सा शुरू करते हैं। मैटर किसको कहते हैं, बताओ तो, मैटर किसको कहते हैं। बहुत सारे, मैं समझ रहा हूं आप क्या सोच रहे हो, है ना, मैं समझ रहा हूं, हैं। दोस्त से झगड़ा कर लोगे, किसी से झगड़ा कर लोगे और दोस्त को फोन करे, आजा भाई मैटर हो गया, वो वाला मैटर नहीं है ये, बिल्कुल नहीं है। जो मैटर आप कर लेते हो ना, इस उम्र में होता है, सबके साथ होता है। ये जो आपका उम्र है ना बच्चे, ये होता है, इसमें आप जो मैटर करते हो ना, वो वाला मैटर बिल्कुल नहीं है वो, ये मैटर कोई और मैटर है। डेफिनेशन अभी देख चुके हो। साथ ही साथ एज डजंट मैटर। क्या, लड़कियों का या महिलाओं का एज पूछोगे तो बताएंगी वो, क्या बोला जाता है, एज डजंट मैटर, वो वाला मैटर भी नहीं है। ये मैटर कोई और मैटर है। एज जो होता है, एज भी क्या है, एज भी जगह नहीं घेरता ना, तो एज भी एक नॉन मैटर है, इसीलिए एज डजंट मैटर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, ये मजाकिया तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि एज डजंट मैटर का मतलब समझ रहे हो आप। एज डजंट मैटर का मतलब क्या, कि एज मैटर नहीं करता, यानी कि एज जो है वो मैटर नहीं है। चलो छोड़ो, आगे देखते हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फिजिकली बांटे मैटर को तो टाइप्स ऑफ मैटर देखेंगे, केमिकली टाइप्स ऑफ मैटर देखेंगे। तो फिजिकली टाइप्स ऑफ मैटर कौन कौन सा होता है अभी देख लेते हैं। तो 1 नंबर में होगा सबसे पहले प्लाज्मा, 2 नंबर में होगा सॉलिड, 3 नंबर में होगा लिक्विड। ये सारे के सारे नाम सुने हो आप बच्चे, थोड़ा सा बस आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर में रिवीजन ही करना है और कुछ नहीं। चौथा गैस, और 5वां बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। सब कुछ समझाएंगे, अभी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो मैटर को फिजिकल आधार पे टाइप्स देखेंगे तो 5 तरह का होता है। एक्चुअली आपको पूरा डिटेल में मात्र 3 ही तरह का मैटर पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन प्लाज्मा और बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट भी थोड़ा सा जान लेना है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। पहले केमिकल डिवीजन देख लेते हैं। तो केमिकल डिवीजन देखने चले, तो केमिकल डिवीजन जब देखेंगे तो मैटर केमिकली भी 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं, 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, बोलो बच्चा, प्योर सब्सटेंस, और दूसरे को बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। समझ गए मेरे लाल, एक को बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस और दूसरे को बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। और जब इसको देखने आप शुरू करोगे तो फिर से एक नया समस्या क्रिएट हो गया कि इम्प्योर सब्सटेंस को ही मिक्सचर बोलते हैं, या फिर रुको, इम्प्योर सब्सटेंस को भी 2 भागों में हम बांट ही लेते हैं। तो इम्प्योर सब्सटेंस भी फिर से 2 भागों में बटेगा। किस किस भाग में, एक को बोलते हैं मिक्सचर और दूसरे को बोलते हैं एलवाई। ले, इम्प्योर सब्सटेंस को भी 2 भागों में फिर से बांटते हैं, एक को बोलते हैं मिक्सचर, दूसरे को बोलते हैं एलवाई। दोनों पढ़ना है आपको। चलो, तो फिर प्योर सब्सटेंस को किस में बांटेंगे, प्योर सब्सटेंस को 3 भागों में बांटेंगे। किस में देखते हैं।
एक को बोलते हैं एटम, दूसरे को बोलते हैं मॉलिक्यूल और तीसरे को बोलते हो कंपाउंड। अब देखो ये सारे की सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखो मिक्सचर आ गया, यहाँ पे लोहाई आ गया, ठीक है। तो सब समझाएंगे हम, लेकिन मिक्सचर भी फिर से दो भागों में टूटेगा। और मिक्सचर दो भागों में किस में टूटेगा बच्चे, समझाते हैं हम आपको। चलो आ जाओ, बोर्ड पे आओ, सब लोग कंसंट्रेट करो, थके नहीं हो ना। थके हो तो कुछ खाने के लिए लेके बैठो, फिर खाओ, पढ़ो। क्योंकि आपका कैरियर ही सब कुछ डिसाइड करके देगा। चलो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चे, मिक्सचर किन दो भागों में टूटता है। तो मिक्सचर दो भागों में टूटता है, और वो कौन कौन सा भाग है। सबसे पहला भाग है मिक्सचर का, कौन सा भाग, इसको बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर। दूसरा है हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। ओके, चलो तो यहां तक समझे हो। इसका सब कुछ अभी समझाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखो ये जो होमोजीनस मिक्सचर है ना मेरे बच्चे, इसी को सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो ये मैंने पूरे के पूरे मैटर को कैसे कैसे बाइफॉर्केट किया, एक फिजिकल आधार पे, एक केमिकल आधार पे। फिजिकल आधार पे क्या क्या आपको मिला, प्लाज्मा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और केमिकल आधार पे प्योर इम्प्योर में टूटा, प्योर में एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड आ गया। जब इम्प्योर की बात करेंगे तो मिक्सचर और एलवाई आ गया, ठीक है। अब एलवाई इम्प्योर ही होता है। अब देखो मिक्सचर में फिर क्या गया, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर में फिर से क्या आ गया, सॉल्यूशन ही बोलते हैं, होमोजीनस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं। अब एक एक करके सारे वर्ड को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो समझने की कोशिश के दौरान सबसे पहले हमारा है, कौन सा वर्ड है, आप ही देखो, सबसे पहले हमारा वर्ड कौन सा है, प्लाज्मा। तो इसी को सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये प्लाज्मा है क्या। तो सबसे पहले फिजिकल टाइप्स में टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ना शुरू किए ना हम लोग बच्चे। तो टाइप्स ऑफ मैटर में सबसे पहला किस पे, फिजिकली शुरू किए हैं, फिजिकली। ओके, तो फिजिकली में सबसे पहले हमारे पास क्या है बताओ तो, सबसे पहला है प्लाज्मा। लिखते चलना है सबको, लिखने के लिए मैं टाइम दे रहा हूं, आप लोग नहीं भी मिल रहा तो वीडियो को रोक लोगे और लिखोगे, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी है। नोट्स बनाओगे तभी जाके कल के रिवीजन कर लोगे, क्योंकि पढ़ने का अल्टीमेटली एम तभी पूरा होगा जब आपका एग्जाम निकलेगा। बिना एग्जाम निकाले फिर पढ़ के क्या फ़ायदा, कौन सा एग्जाम निकलेगा। 12th में आप 90 क्रॉस करो और जी या नीट का जो भी आपका ड्रीम है उसका एग्जाम निकाल के ले जाओ, तभी तो आपका अल्टीमेटली एम पूरा होगा ना मेरे बच्चे, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के पढ़ना है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ना कैसे है कि आपका एग्जाम निकले। चलो आओ तो देखते हैं प्लाज्मा आखिर होता क्या है, प्लाज्मा किसको कहते हैं। तो प्लाज्मा हम लोग कहते हैं, देखो, एनीथिंग विच इज एट वेरी हाई टेम्परेचर, कोई भी वस्तु जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रहे उसको आप प्लाज्मा कह सकते हो। जैसे वोल्केनिक इरप्शन जब होता है, यानी कि वोल्केनिक इरप्शन में नीचे से लावा निकलता है, मैग्मा। नीचे से एक्चुअली क्या होता है, जमीन के नीचे मैग्मा होता है। जब जमीन को फार के ऊपर निकलता है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ना, उसका टेम्परेचर पता है अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्री या उससे ज़्यादा भी होता है कभी कभी किसी किसी केस में। तो हाई टेम्परेचर हुआ ना, तो ये जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाला जो मटेरियल्स होते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो मैग्मा, लावा, या फिर एक बात बताओ, सन जो है 6000 डिग्री सेल्सियस है ना सन का टेम्परेचर, वो भी अपर लेयर की बात कर रहे हैं हम, अंदर में तो ज़्यादा ही टेम्परेचर होगा। तो सन जो है वो प्लाज्मा ही मटेरियल माना जाएगा। सन को कौन सा मटेरियल माना जाएगा, सन एक तरह से प्लाज्मा है। अब देखो
इस चीज के बारे में, ये जो वर्ड है प्लाज्मा, इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है ही नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल आपको नहीं जानना। हाँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें बस इतना जान लिए ना कि कोई भी वस्तु जो बहुत हाई टेम्परेचर पे हो उसी को प्लाज्मा कहते हैं, काफी है, इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है आपको। जितना पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूं, टाइम वेस्ट क्यों करना है, जितना जरूरत है उतना पढ़ेंगे ना। चलो, तो 2 नंबर पे अब हम देखते हैं, 2 नंबर वाला बाद में पढ़ेंगे, पहले 5 नंबर वाला पढ़ लेंगे बच्चे। 5 नंबर वाला सबसे पहले ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। और 5 नंबर में आपको क्या लिखा हुआ है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये क्या है? देखो, एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सत्येंद्र बोस, एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सत्येंद्र बोस। और आइंस्टाइन के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आइंस्टाइन हमारे सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, 19वीं सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट में से एक थे ना आइंस्टीन, जिन्होंने अपने ब्रेन का सबसे अधिकतम इस्तेमाल किया, अप्रॉक्सीमेटली 5%। जितने भी रिसर्च हुए उनमें सबसे अधिक इस धरती पे आने वाले किसी ने ब्रेन का इस्तेमाल किया तो आइंस्टीन को ही ये कैटेगरी आज तक है। और आप लोग उनका ब्रेक कर सकते हो ये रिकॉर्ड पढ़ के और सारे बहुत सारे रिसर्च करके, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत मन लगा के पढ़ो और बहुत बड़े साइंटिस्ट बनो, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, देखो ये क्या है, एनीथिंग which is at very low temperature, कोई भी वस्तु जो बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर, माइनस में 150 डिग्री सेल्सियस, -179 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ टेम्परेचर धारण किए हुए रहे, यानी कि बहुत ज्यादा माइनस टेम्परेचर में रहे, तो उसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। हाँ, जो बहुत ज्यादा मान, लिक्विड नाइट्रोजन का नाम सुने हो, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में रहता है ना, तो उसको एक तरह से बोल सकते हो क्या, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लिक्विड नाइट्रोजन को अगर किसी वॉल पे फेंक दिया जाए तो लिक्विड नाइट्रोजन का ये प्रॉपर्टी होता है, उसको ब्लास्ट कर देगा। कितना भी महंगा या कितना भी जबरदस्त या महंगा मेटल से आप लॉकर बना दो, लेकिन उस पर लिक्विड नाइट्रोजन अगर फेंक दिया जाए तो चिथरा बना देगा पूरे के पूरे लॉकर को। और बहुत भी हाई प्रोफाइल के जो चोर होते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलो तो बताओ, तो आप बच्चों में से किसी ने एंटमैन देखी है? एंटमैन मूवी में इस लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया गया था लॉकर को ब्लास्ट करने के लिए, बिल्कुल। तो एंटमैन जिसने देखी है वो कनेक्ट कर पा रहा होगा। तो आप बताओ, तो आप बच्चों में से आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है एवेंजर सीरीज का? कौन है फेवरेट एक्टर? कमेंट में बताओ मुझे कि आपका एवेंजर सीरीज का सबसे फेवरेट एक्टर कौन है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, कमेंट में पढ़ूंगा आपका, तो सभी लोगों को कमेंट करना है, मैं पढ़ूंगा बाद में। चलो, तो ये प्लाज्मा है और ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए अब आपके पास 3 चीजें और थी, फिजिकल आधार पे 3 चीजें और थी, उनको एक ही साथ में देखेंगे। क्या क्या था? देखो, हमारे पास 3 चीजें थी। क्या था? एक था सॉलिड, दूसरा था लिक्विड और तीसरा था गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, बिल्कुल, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखो बच्चे, हमारे पास ऑलरेडी नोट्स बना हुआ है, पीपीटी में ही मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं अगर पीपीटी में पढ़ा दूंगा तो आप नोट्स बनाओगे नहीं। आपको लगेगा कि मुझे पीपीटी डाउनलोड कर लेना है, और मुझे भी पता है कि आप पीपीटी पढ़ोगे कितना, इसलिए मैं खुद से लिख के आपको पढ़ा रहा हूं कि आप लिखो। तो आपको भी अपना फर्ज पूरा करना है, वीडियो को रोकना है और रोक रोक के सारा नोट्स बनाना है। नोट्स अगर नहीं बनाते हो तो आप मिस करोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट्स बना के रखना। चलो तो हम लोग लिखते हैं। देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 चीजें हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, एक सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। तो सॉलिड में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शेप, तो इनमें से किसका शेप फिक्स होता है, किसका नहीं होता है। तो मान लेते हैं ये एक सॉलिड है ना, तो बताओ तो इसका शेप फिक्स है या चेंज होगा? यहां से उठा के यहां पर रख दूंगा तो चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ ना, शेप फिक्स है ना। ये एक सॉलिड है ना, शेप फिक्स है कि नहीं?
तो जितने भी सॉलिड होते हैं उनका शेप बिल्कुल फिक्स होता है। और जो लिक्विड होते हैं उनका शेप फिक्स नहीं होता। पूछो कैसे? आप ग्लास में पानी रखोगे तो ग्लास का शेप पकड़ के रखेगा, लेकिन जैसे उसको बोतल में डालोगे तो बोतल का शेप पकड़ लेगा ना वो वाटर, है ना? तो लिक्विड का शेप फिक्स हुआ? नहीं हुआ ना, तो शेप नॉट फिक्स। और वही जब गैस की बात करेंगे तो गैस तो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता, ये तो आपको भी पता है कि ये भी नॉट फिक्स। चलो, तो सब लोग ये बात समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, चलो वॉल्यूम देख लेते हैं। तो बताओ तो वॉल्यूम फिक्स होता है कि नहीं बच्चे? वॉल्यूम सॉलिड का बिल्कुल फिक्स होता है। आपको भी पता है कि किसी भी सिलेंडर का एक वॉल्यूम, जैसे इसका भी एक वॉल्यूम निकालोगे और यहां से कहीं और ले जाओगे तो क्या सॉलिड का वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं चेंज होगा ना। अब बताओ लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होगा कि नहीं होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन आपसे यही है कि क्या लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होगा या नहीं होगा? बताइए बच्चे। चलिए, तो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि फिक्स होगा और कुछ लोगों को ये लग रहा है कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि वॉल्यूम जो होता है वो लिक्विड का फिक्स होता है बिल्कुल। पूछो क्यों? 1 लीटर आप पानी खरीद के लाओ और 1 लीटर पानी को क्या आप एक खाली बाल्टी में डाल दोगे तो वो 2 लीटर हो जाएगा? नहीं होगा ना, 1 ही लीटर रहेगा ना। या आधा लीटर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 1 लीटर पानी को किसी भी कंटेनर में डालोगे तो 1 ही लीटर रहेगा। तो वॉल्यूम फिक्स हुआ कि नहीं? बताओ। समझ पा रहे हो ना? नहीं समझ पा रहे हो तो कमेंट में करके बताओगे, मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। कमेंट में लिखोगे कि मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है? तो यानी कि जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। लेकिन नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस की। गैस की क्या वॉल्यूम फिक्स होता है? बिल्कुल नहीं फिक्स होता। पूछो कैसे? आप एक परफ्यूम के केन में परफ्यूम डाला हुआ रहता है ना, थोड़ा सा स्प्रे करोगे तो एक बूंद स्प्रे पूरे के पूरे रूम में फैल जाए कि नहीं? यानी कि पूरे रूम में वॉल्यूम कवर कर लिया ना वो एक बूंद स्प्रे। स्प्रे यूज करते हो ना आप? अरे मैं समझ रहा हूँ कब कब यूज करते हो आप, किससे मिलने जाने के लिए करते हो ना, छुपा हुआ नहीं है। और मैं ऐसे ही नहीं इतना बड़ा हो गया हूँ, समझ रहा हूँ ना? तो मैं सब समझता हूँ कि आप कब यूज करते हो परफ्यूम। चलो, तो आओ देखते हैं, है ना? तो गैस की जब बात कर रहे हैं तो गैस का नॉट फिक्स होता है, यानी कि फिक्स नहीं होता। क्या? वॉल्यूम, बिल्कुल। चलो, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, जब इंटरमॉलिक्यूलर गैप की बात करते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर गैप्स, ओके? तो देखो, आपको भी पता है कि जितने भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए रहते हैं। तो जब सॉलिड की बात करोगे ना बच्चे, तो सॉलिड एक्चुअली में होता क्या है कि सॉलिड बहुत ही कंपैक्ट होते हैं, यानी कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर गैप बिल्कुल नहीं होता। इंटरमॉलिक्यूलर गैप बहुत कम होता है, बहुत कम। वेरी लेस। इंटरमॉलिक्यूलर बहुत कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर गैप, लेकिन वही जब लिक्विड की बात करोगे तो इंटरमॉलिक्यूलर गैप थोड़ा अधिक होता है। किस में? लिक्विड में बच्चे। इंटरमॉलिक्यूलर थोड़ा अधिक होता है किस में? लिक्विड के केस में। यानी कि इसमें लिख सकते हो मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब इससे ज़्यादा और इससे कम। वही जब इसका बात करोगे तो बहुत दूर दूर हो जाते हैं पार्टिकल। ये गैस है तो इंटरमॉलिक्यूलर गैप बहुत अधिक होता है, यानी कि वेरी लार्ज बोल सकते हो एक तरीके से। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो इंटरमॉलिक्यूलर गैप्स की बात की गई। अब आगे देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर गैप्स के बाद सबसे पहला चीज़, इंटरमॉलिक्यूलर गैप्स के बाद क्या देखोगे आप?
देखेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स। दो पार्टिकल्स यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है उसी को इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। हाँ, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। आप ही बताओ कि जब बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक मॉलिक्यूल्स है तो फोर्स ज्यादा लगेगा ना? बिल्कुल ज्यादा लगेगा। तो ये लार्जेस्ट होता है, यानी कि सबसे अधिक फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसमें होता है? सॉलिड में। ये मॉडरेट होता है, मॉडरेट होता है। ये सबसे कम होता है, यानी कि वेरी लेस लिख सकते हो। सबसे कम होता है ना बच्चे इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डेंसिटी। तो जब डेंसिटी की बात करेंगे तो आप ही बताओ, छोटे से जगह में ज्यादा पार्टिकल कंपैक्ट है कि नहीं? तो डेंसिटी वेरी हाई, मॉडरेट, और इसका वेरी लेस। मैं जितना पॉसिबल है एकदम सिंपल सिंपल वर्ड्स यूज कर रहा हूं कि आप समझ सको। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन, हमारे ऑफलाइन क्लास में रहते तो मैं आपको समझाने के लिए अवेलेबल रहता, कोई भी वर्ड लिख देता तो आप हमसे पूछ सकते थे, हम आपको समझा सकते थे। इसलिए एकदम शॉर्ट शॉर्ट टर्म जैसा वर्ड यूज कर रहा हूं जो आप क्लियरली समझ सको। अभी जस्ट आप 11th में गए हो ना, तो कोई भी वैसा वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं जो आपको कॉम्प्लिकेट कर सके। चलो तो आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी के बाद, डेंसिटी के बाद हम लोग देख लेते हैं एक छोटा सा एक और वर्ड है, रेंडमनेस। रेंडमनेस क्या होता है समझाएंगे, रुक जाओ। रेंडमनेस, देखो रेंडमनेस क्या होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये अपने जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो अपने जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो कौन ज्यादा जोर से वाइब्रेट कर रहा है, कौन धीरे वाइब्रेट कर रहा है? तो आप बताओ कि जिनके पास जितना ज्यादा स्पेस रहेगा उतना ज्यादा वाइब्रेट करेंगे ना। तो इनके पास स्पेस ही नहीं है, बहुत कम है ना सॉलिड के पास स्पेस, तो लेस वाइब्रेशन होता है ना, रेंडमनेस कम होता है ना। बिल्कुल, तो लो होता है रेंडमनेस, इसका मॉडरेट होता है, और इसका रेंडमनेस हाई होता है। चलो तो ये तो हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैस का थोड़ा सा बाइफॉर्केशन हम समझाने की कोशिश किए एकदम शॉर्ट फॉर्म में, जो आप समझ पाओ। बहुत ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेट नहीं किए हैं चीज़ों को। जब नेक्स्ट चैप्टर में जहाँ भी इसका यूज होगा तो अच्छे से समझाएंगे, एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा के चीज़ों को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं हम। चलो तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ आपको ये तो होगा कौन सा डिवीजन बच्चे बताओ? फिजिकल डिवीजन। अब हम लोग केमिकल डिवीजन में जब शुरू करेंगे तो केमिकल डिवीजन में हमने क्या क्या देखी थी बताओ आप? केमिकल डिवीजन जब हम शुरू कर रहे थे तो केमिकल डिवीजन में केमिकली डिवीजन, केमिकली टाइप्स ऑफ मैटर, और इसी में ना केमिकली टाइप्स ऑफ मैटर में ही तो हमने देखा था एक प्योर और एक इम्प्योर। तो सबसे पहले इम्प्योर की ही बात कर लेते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस। और हमने क्या देखा था कि इम्प्योर सब्सटेंस को ही तो मिक्सचर बोल रहे थे ना मेरे लाल, बोल रहे थे ना, बताओ। चलो तब आखिर ये मिक्सचर होता क्या है? मिक्सचर ये होता क्या है इसको जानेंगे हम। मिक्सचर जो होता है ना, ये कॉम्बिनेशन है, टू और मोर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है। मिक्सचर क्या है देखो, इट इज combination of, it is combination of two or more constituent, two or more constituent particles। अब एक कंडीशन भी है, क्या कंडीशन है बताते हैं हम आपको। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या लिखे हैं हम बताओ? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। आगे हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं देखो ध्यान से देखो,
इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विदाउट, वर्ड देखना, विदाउट एनी फिक्स रेशियो, विदाउट एनी फिक्स रेशियो। कहने का मतलब है कि मिक्सचर दो या दो से अधिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के मिलने से बनता है, लेकिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कभी भी फिक्स नहीं होगा मेरे बच्चे। मैं ये क्या बोल रहा हूं अभी समझाता हूं आपको। चलो, तो मैं बोल रहा हूं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कभी फिक्स नहीं होगा, इसका मतलब समझो। मैं ध्यान दो, यहां बोर्ड पे आ जाओ। मान लेते हैं कि हम एक ग्लास में मैंने पानी ले ली। क्या ले लिया? एक ग्लास में मैंने पानी ले ली बच्चे, ठीक है। चलो, तो ग्लास में हमने एक ग्लास पानी ले ली। ये ग्लास में पानी, और इसमें थोड़ा सा चीनी मिक्स कर दी, शुगर। यानी कि इस ग्लास में दो चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें हैं बताओ आप ही। एक है H2O यानी कि वाटर, और दूसरा है शुगर यानी कि ग्लूकोज ले लो। शुगर नहीं लेना तो ग्लूकोज ही ले लो, ज़्यादा अच्छे से घुलता है ना ग्लूकोज। गर्मी का भी दिन है, ग्लूकोज पीते हो ना आप, ग्लूकोज ले लो, यानी कि C6H12O6 ग्लूकोज आपने ले ली, ठीक है। दोनों को एक साथ मिक्स कर दी, ठीक है। तो आप बताओ, मैं क्या बोल रहा हूं कि आपने वाटर ली है, उसमें ग्लूकोज मिक्स किया, ठीक है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको मैंने एक एक ग्लास दे दी और ग्लूकोज दे दी, सब लोग मिक्स करेंगे। तो आप बताओ, क्या सबका एक गिलास पानी में ग्लूकोज मिक्स करने का रेशियो फिक्स होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन सबको शरबत जरूर बोलेंगे, बोलेंगे ना? बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। आप जितना भी पानी रखे हो, जिसको मीठा पसंद है, जिसको ज़्यादा ग्लूकोज पसंद है वो ज़्यादा डालेगा, जिसको कम पसंद है वो कम डालेगा, लेकिन सबको शरबत बोलेंगे ना? बिल्कुल। यानी कि यही बात है कि रेशियो बिल्कुल फिक्स नहीं होना चाहिए। रेशियो अगर फिक्स हो जाएगा तो कंपाउंड का डिफिनीशन जब देखेंगे तो कंपाउंड में भी यही चीज होता है कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विथ फिक्स रेशियो। वो फिक्स रेशियो के साथ होता है, और मिक्सचर में रेशियो फिक्स नहीं होता। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे? मिक्सचर बोलते हैं। बिल्कुल, मिक्सचर समझ गए आप लोग? तो मिक्सचर फिर दो प्रकार का बताए थे ना, मिक्सचर दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा प्रकार होता है देखते हैं उसको। मिक्सचर आप जैसे ही समझ गए तो मिक्सचर फिर दो प्रकार का बताए थे। कौन कौन सा प्रकार बताए थे मिक्सचर का? दो प्रकार। सबसे पहला प्रकार क्या बताए थे? होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर। अब देखो होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? इफ constituent particles distributed, if constituent particles distributed throughout the mixture uniformly, इसका क्या मतलब हो गया? सबके मन में अब फिर से एक नया डाउट क्रिएट हो गया। ये क्या लिख दिए हैं सर? यूनिफॉर्मली देन that type of mixture is called homogeneous mixture। होमोजीनस मिक्सचर, जी हाँ बिल्कुल। चलो, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ समझो। मान लो आप एक गिलास पानी ले लिए और इसमें शुगर मिक्स कर दिए, चीनी। एक गिलास पानी में आपने शुगर यानी कि चीनी मिक्स कर दी, ठीक है बच्चा। आपने वाटर ले ली, इसमें यह है आपका वाटर, और इसमें आपने चीनी मिक्स कर दी। ये चीनी भी मिक्स कर दिया आपने। चलो, तो एक बात बताओ कि ये जो शरबत है, आप ही बताओ
हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखना हम क्या बोल रहे हैं। हम आपको ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले हम यहाँ से शरबत निकाल के पिएंगे, और यहाँ से शरबत निकाल के पिएंगे, और यहाँ से शरबत निकाल के पिएंगे, और यहाँ से शरबत निकाल के पिएंगे। तो आप बताओ क्या चारों जगह पे शरबत का टेस्ट अलग हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा ना। ऊपर से पिए या नीचे से पिए, कहीं से ग्लास में छिद्र करके अगर निकाल के पीते हैं होल करके, तो हर जगह पे पानी मिलेगा और हर जगह पे शुगर मिलेगा। यानी कि हर एक जगह पे दोनों का दोनों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा नहीं, फॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे शुगर नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे वाटर नहीं है। यानी कि हर एक जगह पे H2O है, यानी कि वाटर है, और हर एक जगह पे शुगर भी है ना बच्चे। तो हर एक जगह पे दोनों का दोनों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसी को होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। समझ गए मेरे लाल? चलो, तो फिर एक नया क्वेश्चन आया क्या कि ये तो होमोजीनस आपने सर समझा दी, आप ये भी बताते जाओ साथ साथ कि यह हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है। तो मैं हूं ना, मैं हूं ना, क्योंकि मैं हूं तो आपका प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मैं हूं तो आपका प्रॉब्लम नहीं रहेगा, मैं नहीं रहूंगा तभी आपका प्रॉब्लम रहेगा। तो मैं यही हूं तो आपका प्रॉब्लम अभी का भी सॉल्व होगा। तो आपका प्रॉब्लम था कि हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या है, तो हेट्रोजीनस मिक्सचर भी अभी प्रॉब्लम आपका सॉल्व किए देते हैं कि आखिर ये है क्या। चलिए, तो हेट्रोजीनस मिक्सचर अब आप जब देखने निकलोगे तो हेट्रोजीनस जो मिक्सचर होता है ये क्या होता है? इफ, ये इफ है, इफ constituent particles is not distributed uniformly, not distributed uniformly throughout the mixture is called heterogeneous mixture. बताओ तो बच्चे क्या लिखा है मैंने? थ्रू आउट द मिक्सचर इज कॉल्ड हेट्रोजीनस मिक्सचर। ओके, मैंने क्या बोला इस बार? मैंने लिखा है कि नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं हुआ है इस बार डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, बिल्कुल थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो इसमें क्या फिर एग्जांपल आएगा? तो इसको देखते हैं, इसके एग्जांपल में क्या आएगा? आप ले लो एक गिलास फिर से पानी, और एक गिलास पानी में आप क्या करो, एक गिलास पानी में आपने क्या कि बालू यानी कि सैंड डाल दी। और आपको भी पता है कि एक गिलास पानी में जब सैंड डालोगे तो सारा का सारा सैंड नीचे जाकर बैठ जाएगा। हर एक जगह पे क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा? मिक्सचर तो है, दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो है, लेकिन एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पूरा का पूरा नीचे बैठ गया, एक पूरा फैला हुआ है। तो नहीं है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, तो ये हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल आप बताओ। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर मैंने क्या कि दाल खाए हो कभी? तो जब भी आप देखोगे कि दाल खाने से पहले उसको अच्छे से मिक्स करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हेट्रोजीनस का एग्जाम्पल है। अगर कुछ देर छोड़ोगे तो दाल का जो छोटा छोटा ये होता है वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर सिर्फ पानी पानी रहता है। तो दाल क्या होगा? पल्सेस क्या होंगी बताओ? ये एक टाइप का हेट्रोजीनस मिक्सचर है। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। कौन सा है? हेट्रोजीनस मिक्सचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक गिलास पानी में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दी, तो ये होमोजीनस होगा या हेट्रोजीनस होगा? चलो बताओ, सोचो। तो कुछ बच्चे सही सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं कि ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा। क्यों? क्योंकि ऑयल ऊपर ही तैरने लगता है ना, पूरे पानी में हर जगह पे तो नहीं फैलता। तो ऑयल और पानी का मिक्सचर जो होगा किस तरह का मिक्सचर होगा? हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा। बिल्कुल आप सही समझ रहे हो। तो यहां तक बच्चों आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट एक टर्म पढ़ते हैं, क्या? सॉल्यूशन। मैंने बोला था ना सॉल्यूशन नेक्स्ट एक टर्म है। सारा का सारा अभी भी सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? मैटर ही पढ़ रहे हैं। मैटर अभी चलते जाएगा। पूरा केमिस्ट्री में मैटर ही तो पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। मैंने ही बोला चलो तो मैटर ही पढ़ाऊंगा मैं। तो होमोजीनस जो होता है, नेक्स्ट क्या मैंने बोला? सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम। तो सॉल्यूशन थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये सॉल्यूशन क्या है? ये है दिस इज
दिस इज टाइप ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। ये एक होमोजीनस मिक्सचर का टाइप है जिसमें टू और मोर constituent particles are distributed uniformly throughout the solution। कहने का मतलब देखो, होमोजीनस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं और कुछ नहीं। होमोजीनस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं। डेफिनेशन भी वही बोल रहा है, टू और मोर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में रहेगा। ठीक है, चलो, तो ये होमोजीनस जो सॉल्यूशन होगा ये फिर दो तरह का होता है। किस किस तरह का सॉल्यूशन होता है? सॉल्यूशन फिर से दो तरह का होता है। किस किस तरह का होता है देखेंगे। सॉल्यूशन को जब बांटेंगे तो सॉल्यूशन वैसे बहुत टाइप्स होता है। बाइनरी सॉल्यूशन होता है, टर्शियरी सॉल्यूशन होता है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन होता है। लेकिन सॉल्यूशन, अगर बाइनरी सॉल्यूशन की बात किया जाए तो इसमें दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। एक को बोलते हैं सॉल्वेंट और दूसरे को बोलते हैं सॉल्यूट। बताओ बच्चे, एक को बोलते हैं सॉल्वेंट और दूसरे को बोलते हैं सॉल्यूट। फिर ये सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट होता है, जैसे कहने का मेरा बात समझो, देखो सॉल्यूशन में मैंने एक गिलास पानी ले ली और पानी में मैंने शुगर ऐड कर दी, यानी कि चीनी। हर जगह पे पानी, हर जगह पे चीनी। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है किस किस का एग्जाम्पल है? एक है शुगर और दूसरा है वाटर। शुगर प्लस वाटर। अब यहां पे आ जाओ, मैं क्या बोल रहा हूं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, सॉल्वेंट क्या है? ऐसा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हुज क्वांटिटी इज मोर, यानी कि वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसका क्वांटिटी ज्यादा हो वो सॉल्वेंट है। ठीक है, नेक्स्ट का मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, क्या? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हुज क्वांटिटी इज लेस, यानी कि ऐसा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसका क्वांटिटी लेस अमाउंट में हो वो सॉल्यूट कहलाएगा, और ऐसा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसका क्वांटिटी ज़्यादा अमाउंट में हो वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। अब इसका एग्जाम्पल इसके थ्रू देखा जाए तो चीनी पानी में इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? शुगर हो जाएगा मेरे बच्चे, और इसमें क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। चलो, तो इतना तक हम लोग अभी तक मैटर पढ़ रहे थे। अब प्योर सब्सटेंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो आपको करना क्या है, इस पूरे के पूरे टॉपिक को अच्छे से धीरे धीरे पढ़ना है और नोट्स पक्का बनाना है, नोट्स बना के रिवीजन करना है। तो बहुत ही जल्द हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा। क्या करना होगा? इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और लोगों के, यानी कि अपने दोस्तों के बीच शेयर करो। और इससे हम मोटिवेट होके आपके सारे के सारे सिलेबस को बहुत ही अच्छे क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो धन्यवाद। सारे के सारे विंग्स फैमिली में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।